हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स किसे कहते हैं ये जानेंगे। डेफिनीशन ऑफ टैक्स। सभी जानते हैं सरकार टैक्स लेती है, लेकिन विद्वानों ने इसको डिफाइन किया है। डाल्टन नाम के अर्थशास्त्री ये कहते हैं, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन imposed by a public authority irrespective of an exact amount of service rendered to the taxpayer in return, and not imposed as a penalty for any legal offense. डाल्टन का ये विचार है कि कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, कंपल्सरी है, करना पड़ेगा, इससे छूट नहीं है। और इसको पब्लिक अथॉरिटी यानी सरकार लगाती है, और इस बात का कोई वादा नहीं करती है कि आप टैक्स देंगे तो इसके बदले में आपको ये सुविधाएं मिलेगी। कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, इससे मतलब नहीं। आपने अगर ज़्यादा टैक्स दिया है तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं। कम दिया है तो कम मिलेगा, ऐसा नहीं। और ये एक पेनाल्टी भी नहीं है कि आपने कोई गलती किया। कंपल्सरी है लेकिन पेनाल्टी नहीं है। टेलर नाम का अर्थशास्त्री लिखता है, टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट रिटर्न इन बेनिफिट्स टू द टैक्स पेयर। वही ऊपर वाली बात है कि कोई डायरेक्ट रिटर्न, हमने इतना ज़्यादा टैक्स दिया तो हमको ज़्यादा रिटर्न मिले, नहीं। अमिताभ बच्चन ज़्यादा टैक्स देते हैं तो उनको कोई इसके बदले में ज़्यादा सुविधा मिलेगी, ऐसा नहीं। सेलिगमैन नाम का अर्थशास्त्री लिखता है, टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पर्सन्स टू द गवर्नमेंट टू डिफरे द एक्सपेंसेस इनकर्ड in the common interest of all without reference to special benefits conferred। तो ये भी सेलिगमैन भी वही बात लिखते हैं कि जब ये तो कंपल्सरी है, एक बात। दूसरी बात, इसके बदले में कोई गिना गिनाया रिटर्न नहीं है कि आपने ज़्यादा टैक्स दिया तो आपको ज़्यादा मिलेगा। जब आप प्राइस देते हैं, ज़्यादा प्राइस देते हैं तो अच्छी चीज़ पाते हैं, ज़्यादा मात्रा में पाते हैं। जब आप कोई और ड्यूटी देते हैं तो उसका भी संबंध होता है कि इस काम के बदले में आपने ये ड्यूटी दी है। कोई फीस देते हैं तो उसका मतलब होता है इस काम की फीस दी है। लेकिन टैक्स इस तरह का कोई नहीं। टैक्स के गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम लोग जानना चाहें तो दो तीन बातें इसमें स्पष्ट हैं। नंबर एक, टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। कंपल्सरी है। इट इज़ फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर, और इसलिए नहीं है कि आपको इसके बदले में ये सुविधा मिलेगी। जनरल पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होना है उस पर ये खर्चा किया जाएगा, इसलिए आप देते हैं। डोंट गिव एनी डायरेक्ट रिटर्न टू टैक्स पेयर। डायरेक्ट रिटर्न का मतलब हमने टैक्स दिया तो हमें ये दो, ऐसा नहीं है। और चौथी बात, पनिशेबल ऑफेंस इफ इवेडेड। अगर आपने इसकी चोरी की, नहीं चुकाया तो सज़ा भी मिल सकती है। इट इज़ नॉट अ फीस। आपको किसी सुविधा के बदले में फीस जैसा ये नहीं है। जैसे स्कूल में आप फीस देते हैं, कॉलेज में फीस देते हैं, तो पढ़ने के बदले में देते हैं, वो एक तरह का प्राइस है। और उसी तरह से इट इज़ नॉट ए प्राइस, ये किसी चीज़ की कीमत भी नहीं है कि हमने आपको ये वस्तु दी है। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जिस पर सरकार का हक है, और लोग इसलिए देते हैं कि देश का राजकाज चलता रहे। नेचर ऑफ टैक्सेस और टाइप्स ऑफ टैक्सेस। हम यहाँ पर आपको नेचर ऑफ टैक्स और टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कभी कभी आपसे कहा जाता है नेचर ऑफ टैक्सेस लिखिए, और या कभी पूछा जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस लिखिए। ज़्यादातर टाइप्स ऑफ टैक्सेस कहा जाता है, लेकिन कभी कभी टाइप्स ऑफ टैक्सेस का मतलब हो जाता है कि भारत में कितने प्रकार के कर हैं, तो आप कहते हैं इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, तरह तरह के टैक्स गिनाने लगते हैं। इसलिए इसको नेचर शब्द दिया गया है।
एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। सरकार जिस आदमी से टैक्स लेना चाहती है उस आदमी पर टैक्स लगाती है और वही उसको देता है, यानी पे भी वही करता है और उसकी जेब से ही जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग होता है। टैक्स जैसे जीएसटी है, आपने होटल में खाना खाया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, आपने टैक्स सरकार को सीधे नहीं दिया, आपने होटल वाले को टैक्स दिया और होटल वाला इस टैक्स को जमा कर देता है सरकारी खजाने में। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हुआ, भुगतान तो आपकी जेब से हुआ, भार तो आपके ऊपर पड़ा और दुकानदार केवल मीडियम था, उसने जमा करने का काम कर दिया। तो बर्डन की दृष्टि से, टैक्स बर्डन की दृष्टि से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर किया जाता है। प्रोपोर्शनल टैक्स, जब टैक्स को कहा जाता है कि इस सामान पर या इस सेवा पर 5% की दर से टैक्स लगेगा, तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो गरीब आदमी खरीदे या अमीर आदमी खरीदे, कम मात्रा में खरीदे, ज़्यादा मात्रा में खरीदे, जितने का सामान या सेवा हुई उसका एक निश्चित प्रतिशत कर के रूप में ले लिया जाएगा। प्रपोर्शन है, ठीक है। दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जैसे आय कर की दर होती है, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता चला जाता है। अभी नई व्यवस्था में 5 लाख तक हम एग्जेम्प्ट है, कोई आपको टैक्स नहीं देना, इनकम टैक्स। लेकिन उसके बाद अलग अलग अमाउंट पर 5% या फिर 10% उससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो 20%, उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं तो 30%। ये टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं जो बदलते रहते हैं, हमेशा के लिए एक जैसे नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाता है, टैक्स रेट बढ़ता जाता है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्स और डिग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाए, कर की दर कम होती जाए, तो उसको रिग्रेसिव कहते हैं। यानी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्स कम दो, और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्स और कम दो आगे वाले स्लैब पर। यानी प्रोग्रेसिव का ठीक उल्टा रिग्रेसिव। और डिग्रेसिव टैक्स, जैसे आजकल हिंदुस्तान में आप कह देते हैं कि भाई इनकम टैक्स 30% से ज़्यादा नहीं होगा, सरचार्ज लगेगा वो अलग है, लेकिन टैक्स 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% बढ़ने के बाद अब 30% के बाद नहीं बढ़ेगा, चाहे जितना कमाई कर लो या टैक्स बेस जितना बड़ा हो जाए। इसको कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स। तो इस तरह से टैक्स के कई प्रकार हैं, किंतु ये सब उनका स्वभाव है। नाम उनका तो अगर पूछा जाए टैक्सों के नाम तो आप बहुत सारे टैक्स हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स है, तो सब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन पहले बहुत सारे टैक्स पर अलग अलग नाम के चलते थे। मुख्य रूप से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमें बताना है। इसमें तो बहुत सी बातें हैं इसमें, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। डायरेक्ट, while direct taxes are imposed on income and profits, indirect taxes are levied on goods and services। पहला अंतर, डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगाया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपेंडिचर पर लगाया जाता है। जब आप खर्चा करेंगे, कोई सामान खरीदेंगे, तो आपको उस टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स को, जीएसटी को देना पड़ेगा। दूसरा, a major difference between direct and indirect taxes is that the fact that while direct tax is directly paid to the government, direct tax
डायरेक्टली दे दिया जाता है। डायरेक्टली देने का मतलब, हम जब इनकम टैक्स देते हैं तो सीधे भारत सरकार को देते हैं, और जब हम जीएसटी चुकाते हैं तो हम दुकानदार को दे देते हैं, दुकानदार चुकाता है। देयर इज जनरली एन इंटरमीडियरी फॉर कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द एंड कंज्यूमर। इस बात को भी बताया। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स लेविड डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर्स हु पेज इट टू द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट पास इट टू समवन एल्स। ये दूसरी विशेषता है। इसको टैक्स शिफ्टिंग भी कहते हैं। जीएसटी किसके पर लगता है? दुकानदार के ऊपर लगता है, और दुकानदार इसके बर्डन को हमारे ऊपर डाल देता है, मनी बर्डन को। जितना टैक्स सरकार दुकानदार से वसूलेगी वो हमसे वसूल लेता है, तो वो शिफ्ट कर देता है। डायरेक्ट को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट को आप शिफ्ट कर सकते हो। Direct tax is charged on income, salary, profits of an individual or corporates. In the case of direct tax, the burden can't be shifted by the taxpayer to someone else. There is largely taxes on income or wealth. Income tax, corporation tax, property tax, inheritance tax, gift tax are example of direct tax. Indirect tax. Indirect tax is levied by the government on goods and services and not on the income, profit or revenue of individual, and it can be shifted from one taxpayer to another. अभी बताया इस चीज को। Indirect tax is levy where the incidence and impact of taxation do not fall the same entity. In case of direct incidence and impact, in case of direct tax, incidence and impact falls on the same person. ये शब्द को जानना चाहिए। हिंदी में बोलते हैं कराघात, करापात। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाए और जो आदमी चुकाए, अगर दोनों एक हैं, इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों एक ही है, तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जिस पर लगाया जाए लेकिन चुकाने का काम दूसरा आदमी करे, उसकी दूसरे की जेब से निकले, उस भार दूसरे के ऊपर पड़े, इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग हो जाए, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर to someone else. Indirect tax has the effect to raising prices of products on which they are imposed. Custom duty, import duty, central excise, service tax and value added tax are example of indirect tax. अब तो सब जीएसटी हो गया है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स प्राइस में शामिल नहीं होता और इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस में शामिल हो जाता है। आपने 100 रुपये का खाना खाया होटल में, 5% जीएसटी दी, खाना 105 रुपया हो गया, आपसे की कीमत कितनी हुई? 105 रुपये। बहुत सी जगह पर जो मिठाइयों का रेट लिखा रहता है, आप देखते हैं 500 रुपये किलो, उसमें जीएसटी शामिल होता है, और उस जीएसटी को जोड़ करके वो कीमत लिखे रहते हैं। जब आपका बिल आएगा तो आप उसमें देखेंगे कि 5% घटा करके दाम लिखा हुआ है, और उस 5% को जोड़ करके टोटल प्राइस, या जीएसटी को जोड़ करके टोटल प्राइस लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्राइस में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो, चाहे एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, कुछ भी हो। Difference between direct and indirect taxes. Direct tax is imposed on income while indirect tax is imposed on goods and services. चर्चा किया। Direct tax imposed on individual and companies. Indirect tax is imposed on
customers. Direct tax is paid by the taxpayer himself. Indirect tax is shifted. Direct tax is confined to few individuals. Indirect taxes has a wide coverage. Wide coverage. डायरेक्ट टैक्स नियमतः सब पे लगता है। इनकम टैक्स सबको चुकाना है, भारत के हर नागरिक को चुकाना है, लेकिन उसमें एक सीमा बांध दी गई कि 5 लाख रुपए की आमदनी हो तब आप टैक्स देंगे, लेकिन अगर 5 लाख की आमदनी नहीं है तो आप टैक्स नहीं देंगे। तो अधिकांश जनता देश की छूट गई। तो कुछ लोगों के ऊपर उसका कवरेज छोटा है, लेकिन सेल्स टैक्स या जीएसटी लगाया तो जीएसटी गांव में खरीदने वाला भी चुकाएगा, शहर में खरीदने वाला भी चुकाएगा, गरीब से गरीब आदमी चुकाएगा, अमीर से अमीर आदमी चुकाएगा। और इसलिए हर आदमी इसको चुकाता है, जो भी उसका इस्तेमाल करेगा। नहीं इस्तेमाल करेगा तो नहीं चुकाएगा, लेकिन जो भी इस्तेमाल करेगा वो उसको चुकाएगा। और इसलिए इसके कवरेज को वाइड कवरेज कहा जाता है। Tax evasion is possible in direct tax while it is less possible in indirect tax. कर की चोरी जो है सभी जगह होती है, सभी लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या? डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स। आप अपने टैक्स का सेल्फ वैल्यूएशन करते हैं कि आपको कितना देना है। आप अपनी आमदनी खुद बताते हैं और उस पर से टैक्स जोड़ करके सरकार को चुका देते हैं। तो अगर बहुत से लोग अपनी आमदनी को छिपा लेते हैं और सरकार को नहीं बताते, ब्लैक मनी पैदा होती है, बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी पैदा होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की खासियत यह है कि आपको दूसरे से लेकर चुकाना है। बहुत से दुकानदार या बहुत से लोग दूसरे से ले तो लेते हैं, चुकाने में गड़बड़ी कर देते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसका कोई कष्ट नहीं। अगर हमको दूसरे से लेना है और किसी को देना है तो हमें कष्ट नहीं होता, लेकिन खुद ही अपनी जेब से देना है तो कष्ट होता है। तो इसलिए दोनों टैक्स में इस तरह का अंतर है चोरी को लेकर के। डायरेक्ट टैक्स रिड्यूसेस इन्फ्लेशन वाइल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेज इन्फ्लेशन। थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज है। जब हम डायरेक्ट टैक्स लगा करके लोगों की दर बढ़ा दें और लोगों की आमदनी में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लें, मान लीजिए कि 30% हमने इनकम टैक्स लगाया था और इसको बढ़ा के 40% कर दिया, तो ये जो 10% का गैप व्यक्ति के पास पड़ा था डिस्पोजेबल इनकम में, जो उसे खर्चा कर सकता था और खर्चा करने से डिमांड बढ़ सकती थी और डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ सकती थी, वो नहीं होगा। 10% कम संभावना होगी, यानी उसकी डिमांड कम हुई तो प्राइस कम आ सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने पे तो सीधे जुड़ जाता है। पेट्रोल 80 रुपये लीटर है, सरकार ने 5 रुपये और टैक्स बढ़ा दिया, अगले दिन 85 रुपये का हो गया, तो तुरंत इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। और डायरेक्ट टैक्स डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, इन डायरेक्ट टैक्स डजंट। डायरेक्ट टैक्स, जब आप डायरेक्ट टैक्स उसी आदमी पर लगता है जिसके पास बचत होती है। गरीबों के ऊपर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स नहीं लग सकता। कोई बचत नहीं है, कहाँ से देंगे? वो कहेंगे जेल चले जाएंगे, हमारे पास है नहीं तो देंगे कहाँ से? तो डायरेक्ट टैक्स जब आप बढ़ाते हैं दर, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बचत चाहिए वो कम हो जाती है, और बचत कम हो जाएगी तो आदमी इन्वेस्ट कैसे करेगा? दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, आदमी इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि प्रॉफिट होना है। पता लगा कि प्रॉफिट का अधिकांश हिस्सा जो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपने नया इन्वेस्टमेंट किया, आपकी आमदनी और बढ़ गई। अभी तक आप 20% के स्लैब में थे, अब आपकी आमदनी बढ़ गई तो 30% देना पड़ेगा। इससे भी तकलीफ होती है।
तो डायरेक्ट टैक्स के बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर और घटाने से अच्छा असर पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से इन्वेस्टमेंट से बहुत सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि वो वसूल कर लिया जाना है, इसलिए वो इन्वेस्टर को बहुत कष्ट नहीं देता, दिक्कत नहीं। किसी भी देश के टैक्स सिस्टम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स शामिल किए जाते हैं। सरकार चाहे तो अपनी सारी आमदनी डायरेक्ट टैक्स से ही प्राप्त कर ले, या सरकार चाहे तो अपनी सारी आमदनी इनडायरेक्ट टैक्स से पैदा कर ले। लेकिन सरकार, और एक अच्छी सरकार, समझदार सरकार की कोशिश ये होती है कि टैक्स देने में जो कठिनाइयाँ हों वो कम से कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमको टैक्स मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम देश के विकास में और देश से गरीबी दूर करने में, लोगों को सहूलियतें पहुंचाने में खर्चा कर सकें। तो सरकार के लिए एक कॉम्बिनेशन चुनना पड़ता है कि कितना हम डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त कर सकते हैं और कितना इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त करें। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम देखें कि डायरेक्ट टैक्स की मेरिट और डीमेरिट्स क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तो उस दृष्टि से हम लोग बात कर रहे हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सोशल जस्टिस। समाज कई हिस्सों में बटा है, बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से अमीर लोग हैं। अमीर लोग टैक्स आसानी से दे सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स का भार उतना नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी करोड़ रुपया कमाता है और उसमें से 10 लाख रुपया टैक्स दे देता है तो उसके ऊपर भार नहीं पड़ता बहुत। लेकिन अगर गरीब आदमी 100 रुपया कमाता है और उसमें से 10 रुपया टैक्स दे देता है तो उसके ऊपर बहुत भार पड़ जाता है। 100 तो बहुत वैसे भी कम है जीवन चलाने के लिए, और 10 दे भी दिया। तो डायरेक्ट टैक्स का ये पहला फ़ायदा है कि इसमें सोशल जस्टिस का ध्यान रखा जा सकता है, इकोनॉमिक जस्टिस का ध्यान रखा जा सकता है। गरीब आदमी से एग्जम्प्ट कर दिया जाए और अमीर आदमी से ज़्यादा ले लिया जाए। अमीर आदमी के ऊपर बहुत बोझ नहीं पड़ेगा, बीच के आदमी से थोड़ा कम लिया जाए। तो इस तरह से आय के हिसाब से हम और रेट को वेरिएट करके, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ये इसकी मेरिट। सर्टेनिटी, निश्चितता। निश्चितता दूसरा गुण है। आप जब इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं किसी के ऊपर तो ये लोगों के खरीद के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने नहीं खरीदा, आपने टैक्स तो लगा दिया, आपने टैक्स बढ़ा दिया 10%, लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि लोगों ने की डिमांड कम हो गई और लोग खरीदना छोड़ दिए। अब आप तो ये उम्मीद कर रहे थे कि हमको 10% ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इलास्टिसिटी के कारण आपको कम मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में यह खासियत है, आपको पता है कि देश की आमदनी इतनी है, लोगों की आमदनी इतनी है, 10% टैक्स हम बढ़ाएंगे तो हमारी आमदनी 10% बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई उसको देने से रोक नहीं सकता, उसको देना ही पड़ेगा। तो ये निश्चितता का गुण है। फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है। फ्लेक्सिबल किसको कहते हैं? देश की आमदनी बढ़े तो टैक्स से होने वाली आमदनी बढ़ जानी चाहिए। देश की आमदनी घटे तो टैक्स का बोझ भी घट जाना चाहिए। तो डायरेक्ट टैक्स में ये सीधी सी बात है, अगर देश 10% की गति से बढ़ता चला जा रहा है और हम टैक्स रेट को ना भी बदलें तो हमारी आमदनी 10% या देश की आमदनी 10% बढ़ती चली जाएगी। या देश अगर नीचे जा रहा है तो आमदनी 10% या 2%, 4% की गति से नीचे जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अब 2-4% टैक्स कम मिलने लगेगा। तो बढ़ती हुई आय के साथ टैक्स बढ़े, देश के प्रति कंट्रीब्यूशन उनका बढ़े, और घटती हुई के आय के साथ उनका बोझ कम पड़े। ये जो व्यवस्था है ये डायरेक्ट टैक्स में मिलती है।
प्रोडक्टिविटी भी एक गुण है। टैक्स लगाने से सरकार को आमदनी तो होनी चाहिए, जितना ज़्यादा आमदनी दे सके बिना तकलीफ दिए, यानी कॉस्ट उसकी कम हो, तकलीफ जो है कॉस्ट है, कॉस्ट कम हो और आमदनी सरकार को ज़्यादा हो। तो जैसे आप कहते हैं कि इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स में टैक्स देने वाले को बहुत तकलीफ नहीं होती, मनोरंजन करने को वो छोड़ भी सकता, अगर उसको तकलीफ होगी तो मनोरंजन नहीं करेगा, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि कम कॉस्ट पे आदमी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पसंद करे, यानी टैक्स प्रोडक्टिव हो। एक नया टैक्स लगाया या रेट बढ़ाया तो आमदनी मजे की हो, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इकॉनमी का मतलब ये है कि टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट कम से कम आए। अगर आप सोचें कि भारत में गरीब से गरीब आदमी के ऊपर भी इनकम टैक्स लगा दिया जाए तो सरकार को बहुत अच्छा होगा या नहीं होगा? सरकार के लिए कलेक्शन कॉस्ट या उसका हिसाब किताब रखना या मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होगा। हिंदुस्तान जैसे अनपढ़ देश में, जहाँ बहुत सारी बड़ी जनसंख्या अनपढ़ है और जो कुछ नहीं जानती सिस्टम के बारे में, तो अगर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए कि हर आदमी को, गरीब आदमी को भी, ठेले वाले को भी, खुमचे वाले को भी इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होगा, जीएसटी भरना होगा, ये सब, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक तो वो भर नहीं पाएगा, उसके लिए वो एक वकील करेगा, वकील अपनी फ़ीस लेगा या उसको टैक्स भरने वाला फ़ीस लेगा, उसको एक आदमी रखना पड़ेगा जो इसका हिसाब किताब करता रहे, रोज़ का रोज़ जीएसटी भरता रहे। ये इकोनॉमिक नहीं होगा। इसलिए सरकार जब कोई टैक्स लगाए तो इस बात का भी ध्यान रखे कि टैक्स चुकाने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा और सरकार को टैक्स चुकवाने में जो दबाव बनाना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इकॉनमी को भी देखें। अवेयरनेस, टैक्स के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी डायरेक्ट टैक्स की होती है। जो आदमी इनकम टैक्स भरता है या कॉरपोरेशन का टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स भरता है, वो इस चीज़ को जानता रहता है कि इतना परसेंट है, इतनी तारीख तक भर देना है, इसका हिसाब ये होगा, रिफंड ऐसे मिलेगा, रिटर्न कैसे भरेंगे, बढ़ रहा है। तो सोसाइटी में टैक्स के प्रति अवेयरनेस रहती है, ये कि इसकी अच्छाई है। अगर लेकिन आप इनडायरेक्ट टैक्स को जानें तो अब जो आदमी बाज़ार में सामान बेच रहा है, अगर रसीद देता है तब तो पता चल जाता है कि भाई इतना परसेंट सामान का दाम हुआ, इतना परसेंट जीएसटी हुई। लेकिन अधिकांश जो व्यापार, फुटकर व्यापार है लोग करते हैं, उसमें खाली दाम लिख दिया जाता है, कितना टैक्स हुआ नहीं हुआ। अब तो कंप्यूटर के कारण इस चीज़ की चर्चा हो भी रही है, पहले नहीं होती थी। तो लोग केवल दाम जानते थे और इसमें से टैक्स कितना मिला। या जैसे पेट्रोल है, आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल लेकर के 76 रुपये 75 रुपये जो लेकर के आप चल देते हैं, ये कभी दिमाग में आता नहीं कि इसमें से इतना टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में अवेयरनेस पैदा करती है। सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए, ये अच्छी बात है। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन पर असर डालता है। जब सरकार देखती है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है और उसको कम करना चाहती है तो डायरेक्ट टैक्स बढ़ा देती है। इससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम और सेविंग पे बुरा असर पड़ता है और जिससे उनकी डिमांड, चाहे कैपिटल गुड्स की हो चाहे कंज्यूमर गुड की हो, कम हो जाती है। और ये माना जाता है कि डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम होता है। तो जब हम एक टैक्स सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसमें डायरेक्ट टैक्स को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसके बहुत सारे दुर्गुण भी हैं। एक तो ये तकलीफ देता है। जब आप पेट्रोल लेने जाते हो,
पेट्रोल महंगा हो गया, सस्ता हो गया, पेट्रोल तकलीफ दे देता है दिमाग को, टैक्स नहीं देता। लेकिन जब आप इनकम टैक्स भरने जाते हो, साल के अंत में पता लगता है कि आपकी आमदनी का 30% निकल जाने वाला है, वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है, हमेशा तकलीफ़ देता है। तो सुविधाजनक नहीं है, बहुत एक साथ आदमी के ऊपर दबाव पड़ता है। हम साल भर सामान खरीदते हैं, जीएसटी देते हैं, उसका दबाव नहीं पड़ता, लेकिन इनकम टैक्स का दबाव पड़ता है। पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन, ये दूसरी बुराई है। कर की चोरी की संभावना बहुत होती है। सामान्यतया किसी कॉरपोरेट को या किसी आदमी को अपना सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है कि हमारी आमदनी कितनी हुई, कितना खर्चा हुआ, कितना लाभ हुआ, और इस पर हम कितना इनकम टैक्स देंगे और कितना हम कॉरपोरेट टैक्स देंगे, निगम कर खुद करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत से लोग इसकी का सही हिसाब रखते भी नहीं हैं, इसलिए वो गलत हिसाब दे देते हैं, और बहुत सारे लोग जानबूझ करके गलत हिसाब दे देते हैं। टैक्स इवेजन इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या पे, इतने बड़े पैमाने पर, अब तो कंप्यूटर हैं, कुछ संभव भी है, उनकी हर किसी की जांच करना संभव नहीं है, तो इसलिए कर की चोरी होती है। लिमिटेड कवरेज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर इस टैक्स को नहीं लगाया जाता। देश के निर्माण में हर आदमी को योगदान करना चाहिए। हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इनकम टैक्स देना चाहिए। मान लीजिए कि कोई आदमी 10,000 रुपये महीना भी पाता है, तो उसको भी इनकम टैक्स देना चाहिए। कुछ नहीं, 200 रुपये दे दे। लेकिन ये संभव नहीं होता बहुत बड़े देश में, बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ जनसंख्या हो, संभव नहीं होता, और इसलिए इसमें एग्जेम्पशन दिया जाता है कि इससे कम आमदनी वालों को छोड़ दिया गया, इससे कम के कारोबार वालों को छोड़ दिया गया। तो इसमें कवरेज इसका लिमिटेड है। अनसाइंटिफिक रेट, हम कितना दर रखें, कौन सी दर रखें, कितनी इनकम टैक्स की दर रखें, कितनी कॉर्पोरेट टैक्स की दर रखें, किस तरह से स्लैब बनाएं, इसका कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। एक समय था हिंदुस्तान में जो सबसे अपर मोस्ट स्लैब था, वो 93% ऑफ इनकम को टैक्स कर लेने का था। अब आप किसी आदमी की 93% आमदनी ले लीजिए, तो वो आदमी काम करेगा क्या? काम करना छोड़ देगा। मेहनत करते हैं हम, 7% हमको मिलता है, 93% देना पड़ता था। बाद में इस पर बहुत विचार हुआ कि साहब इसके कारण बहुत चोरी होती है, बहुत चोरी होती है, तो कई कमीशन बैठे, तो उन्होंने कहा कि 30% देने में बहुत तकलीफ नहीं होगी, 1/3 दे देंगे। परंपरागत तरीके से भी जब राजा महाराजा थे तो दरें कुछ ऐसी ही होती थी। तो इसका कोई जो स्लैब तय होते हैं और जो रेट तय होता है, इसका कोई बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं है जिससे कि ये तय किया जा सके कि समाज को जितना लाभ होगा टैक्स से और जितनी हानि होगी उसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम क्या है, इसका कोई तरीका नहीं। डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट, चूँकि हम जब हम टैक्स लगाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और आमदनी के ऊपर टैक्स लगता है, तो इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा नहीं होती। डायरेक्ट टैक्स इन्वेस्टमेंट पे लगाए जाते हैं, इनकम पे लगाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे तो नहीं, इनकम पे लगाए जाते। तो अगर आप हमारी इनकम ही टैक्स कर लोगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट की इच्छा कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का गुण है कि कंफर्टेबल होते हैं,
आपको पता नहीं चलता, आप चुकाते रहते हैं और सोचते हैं कीमत दे रहे हैं, कीमत दे रहे हैं, कीमतें घट गई, कीमतें बढ़ गई, टैक्स घट गया, बढ़ गया, इसका पता नहीं चलता, इसलिए कंफर्टेबल है। हर चीज़ पर, गांव में, शहर में, गरीब से गरीब आदमी जब भी कोई चीज़ खरीदेगा उस पर टैक्स दे देगा, तो कवरेज इसका बड़ा होता है। फ्लेक्सिबल है, जितना ज़्यादा धंधा होगा, जितना ज़्यादा काम होगा, जितना सामान बिकेगा, टैक्स उतना मिलेगा, जितना कम बिकेगा उतना कम मिलेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। कर की चोरी, टैक्स इवेजन, चूंकि दूसरे से वसूल करके देना है तो हमको वसूलने में जो कष्ट होता है वही कष्ट होगा, देने में क्या कष्ट, दूसरे का है दे दिया। लेकिन लोग वसूलते भी हैं और देते भी नहीं हैं, ये दूसरा चोरी का मामला है, लेकिन ये कम होता है। और जैसे कंप्यूटराइजेशन हो गया है तो इसमें और कमी आई है। जस्ट है, ये थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ है कि समझने में दिक्कत होगी। जस्ट ड्यू टू रेट वेरिएशन, न्यायपूर्ण है क्योंकि लगता तो हर चीज पर है लेकिन दर अलग अलग होती है। जैसे आप सारे टैक्स हट करके इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी रह गया, तो जीएसटी में भी स्लैब बने, बहुत सी चीज़ों को जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया है, नहीं लेंगे भाई, कोई नहीं लेंगे। बहुत सी चीज़ों को 5% के रेंज में रखा है कि ठीक है, इसमें भी बहुत लाभ नहीं है, ये ज़रूरी है, इसेंशियल है, इस पर लेना। लेकिन जो लग्जरी है उनके ऊपर ज़्यादा रखा हुआ। तो लग्जरी पर आप ज़्यादा रेट लगा सकते हैं, इसेंशियल पर आप कम लगा सकते हैं, और इस तरह से एक न्यायपूर्ण जस्ट व्यवस्था कर सकते हैं। इसमें ये सहायता करता है। सोशल कंट्रोल ऑन हार्मफुल कंजम्पशन, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए बुरी हैं और इसको रोकना चाहते हैं, और रोक भी नहीं सकते क्योंकि आमदनी होती। जैसे शराब है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का बहुत बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत आप कह सकते हैं, शराब से मिलने वाले पर लगे हुए कर से मिलता है। और आप इसको जब जब महंगा करते हैं तो इसके कंजम्पशन में कमी आती है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। सरकार चाहती है, देश चाहती है कि शराब ना हो, और इसलिए सरकार टैक्स लगा देती है, और जैसे आप इसको कंट्रोल करना चाहें टैक्स रेट बढ़ा सकते हैं। तो हार्मफुल कंजम्पशन को रोकने का एक अच्छा तरीका है इनडायरेक्ट टैक्स। ये सारी मेरिट्स हैं, लेकिन डीमेरिट्स भी हैं। अनजस्ट बिकॉज ऑफ रिग्रेसिव इन नेचर, तकलीफ दे है। दवा के ऊपर कर है, एक आदमी मर रहा है, उसका गरीब आदमी है, उसका मरीज मर रहा है, फिर भी आप उससे टैक्स लेंगे, क्योंकि ये दवा देने वाला ये तो नहीं देखेगा कि आपका इनकम सर्टिफिकेट दिखाइए और हम आपसे टैक्स छोड़ देते हैं, नहीं। तो हर आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, एक समान टैक्स देता है। अमीर आदमी की देने की कैपेसिटी है, वो दे सकता है, उसको उतना तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वही उसी मात्रा में अमाउंट में टैक्स गरीब आदमी दे, उसको ज़्यादा तकलीफ होगी। है तो कह रहे हैं प्रोपोर्शनल, लेकिन रिग्रेसिव है, अमीर आदमी पर उसका कम असर पड़ता है और गरीब आदमी पर उसका ज़्यादा असर पड़ता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, सरकार जब डायरेक्ट टैक्स को घटाती बढ़ाती है रेट, तो उसे पता लगता है कि हमारी आमदनी में इतना इजाफा हो जाएगा, वहाँ कोई बचने का चांस, चोरी का, रिएक्शन का चांस नहीं है। लेकिन अगर आपने एक्सपेंडिचर को टैक्स किया है, किसी वस्तु पर टैक्स लगाया, और हर वस्तु की मांग की लोच होती है, कीमत लोच होती है। ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की कीमत लोच ज़्यादा होगी, आप थोड़ा सा टैक्स बढ़ाएंगे, उनकी डिमांड घट जाएगी, तो आपकी आमदनी बहुत तेज़ी से गिर जाएगी, जो पहले मिलता था वो भी नहीं मिलेगा।
अनसर्टेनिटी की तकलीफ या डिमेरिट इसमें बनी रहती है, कितना मिलेगा पता नहीं। अनअवेयरनेस, इसके कारण समाज में कोई अवेयरनेस पैदा नहीं होती। एक बार थोड़ा सा चर्चा होती है, टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया, लेकिन लोग इस पर टैक्स कितना है, कितने खरीदें कि नहीं खरीदें, इन सब चीज़ का अनुमान नहीं लगाते और व्यवहार नहीं करते। लेस फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हमने बताया था कि जब उद्योग धंधा बढ़े तो टैक्स से होने वाली आमदनी बढ़ जाए, और जब घटे उद्योग धंधा तो कम हो जाए। इसमें श्योर नहीं है, पक्का नहीं है। लग्जरी गुड पर अगर आपने टैक्स बढ़ाया तो रिएक्शन क्या होगा खरीदने वालों का, कंज्यूमर का, ये पता नहीं चलता। और इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी अनसर्टेन है, इसकी कितनी रहेगी। कलेक्शन कॉस्ट इज हाई। ऐसे तो कलेक्शन इनकम टैक्स का एक दफ्तर होता है, लोग अपने से जा कर के जमा कर देते हैं, जमा करना उनकी मजबूरी है। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब तो एक टैक्स हो गया है तो ठीक है, पहले बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे। एक ही कमोडिटी पर बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते थे, हर पॉइंट पर टैक्स भरना पड़ता था, तो बहुत बड़ा कलेक्शन नेटवर्क होना पड़ता था। और दूसरा कि इसकी कॉस्ट भी बहुत हो जाती थी। तो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन कॉस्ट की जो तकलीफ़ है वो भी एक इसको डिमेरिट इसकी है। कंक्लूज़न के रूप में हम लोग इस चैप्टर को इस तरह से कंक्लूज कर सकते हैं कि टैक्स सिस्टम में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोनों की मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। और सोसाइटी में एक अच्छा टैक्स सिस्टम क्या है, लोगों को तकलीफ कम से कम हो और राज्य को आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ऐसा करने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि देश के निर्माण में, देश के विकास में गरीब से गरीब भी थोड़ा सा योगदान करे और अमीर से अमीर भी ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करे, लेकिन तकलीफ़ उसको टैक्स चुकाने में कम हो। और इसलिए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की मेरिट पढ़ते हैं, डिमेरिट्स पढ़ते हैं। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो चुकाना ही पड़ता है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।